थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता हो, अगर आप होना चाहिए अब तक। इमिग्रेशन का ये शो हम जो लेके आते हैं एवरी वीक आपके लिए। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो मेरे ख्याल से हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ पर स्पाउस वीज़े पर आई हूँ इंग्लैंड, तो मेरे पास 2.5 साल का वीज़ा कार्ड है जी। तो क्या मैं पाकिस्तान या किसी आउट ऑफ कंट्री में ट्रैवल कर सकती हूँ? अगर कर सकती हूँ तो कितना स्टे कर सकती हूँ? जब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करूँगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ तक बात है विज़िट करने की, वो बिल्कुल आप कर सकती हैं एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास विज़िट वीज़ा है उस कंट्री का। जहाँ तक बात आती है नेशनैलिटी की, बिल्कुल जब आप उस वक्त अप्लाई करती हैं तो एक सर्टन क्वालिफाइंग पीरियड है जो आपको पूरा करना पड़ता है। तो अगर आप किसी ब्रिटिश के साथ आपकी शादी हुई है तो मोस्ट लाइकली आप 3 ईयर रूट के ऊपर नेशनैलिटी अप्लाई करेंगी। तो उसमें फिर वो ये कहते हैं, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है तो मुझे कोट ना कीजिएगा कि पता नहीं 270 या 300 दिन से ज़्यादा ओवरऑल आपको पिछले 3 साल में नहीं मुल्क से बाहर होना चाहिए, और 90 दिन आखिरी 12 महीने के अंदर। तो मुझे अभी ये फिगर्स ऑन टॉप ऑफ माय हेड एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उस पर मुझे कोट ना कीजिएगा। अगर आप मुझसे बाद में ईमेल पे अलग से रब्ता कर लें तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा। लेकिन देखिए, मकसद यही होना चाहिए कि अगर आप इस कंट्री के अंदर वीज़े लेके बैठे हुए हैं तो द होल पॉइंट इज़ कि आप इसी कंट्री के अंदर रहें। और तभी इसी वजह से जब आप नेशनलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो उसकी वन ऑफ द कंडीशन होती है कि आपकी इंटेंशन है कि यूके को आप अपना होम समझते हैं, और इस वजह से ही वो आपसे ये क्वालिफाइंग पीरियड पूरा मांगते हैं रेजिडेंसी का। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक साहब, मेरा एक सवाल है जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली मुझे आईआर के लिए अप्लाई करना है एंड ऑफ अप्रैल, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो 18,600 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी के साथ काम तो करते हैं, लेकिन उसमें उनकी जो है ना इनकम इतनी नहीं होती। तो उन्होंने अभी अक्टूबर से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू की है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पूछते हैं कि हमें 12 मंथ्स की जो है ना वो पे स्लिप्स एंड बैंक स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन उन्होंने स्टार्ट ही 6 महीने की है, समझे। अगर हमें अप्रैल में एंड ऑफ अप्रैल हमें सब वो आईएलआर अप्लाई करना है, उन्होंने अक्टूबर में भी स्टार्ट किया है, तो ये तो 6 मंथ्स होंगे। तो क्या हम 6 मंथ्स की वो पे स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दे सकते हैं अलॉन्ग विद द कंपनी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 18,600? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए, जो रिक्वायरमेंट इटसेल्फ है उसके अंदर तो थोड़ा सा शॉर्टफॉल आपका आएगा, लेकिन आप बिल्कुल होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, बिकॉज देखें आजकल कोरोना वायरस की वजह से लास्ट ईयर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं अपने बिजनेस के अंदर, जॉब्स के अंदर।
تو آپ ایک ان سے پلی کر سکتے ہیں کہ جی مجھے بالکل سیٹلمنٹ دی جائے، کیونکہ میں ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے اندر یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ اگر ٹائملی مینر پہ یہ سارا کچھ کر لیتے تو وہ یہ پوری ریکوائرمنٹ میٹ کرتے۔ پھر ظاہری بات ہے کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ آپ کو سیٹلمنٹ دیتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر وہ آپ کو سیٹلمنٹ نہیں دیتے تو ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس آپشن ہے کہ آپ کو 2.5 سال کا ویزا دے کے آپ کی ایکسٹینشن کر دیں۔ لیکن کیونکہ اپینڈکس ایف ایم کے اندر اٹ سیلف جب فائنینشیل ریکوائرمنٹ کی بات آتی ہے، ادھر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کی امیگریشن رول کے اندر گنجائش ہے، تو بالکل آپ سیکریٹری آف اسٹیٹ کو اس چیز کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ فائنل ڈیسیجن سیکریٹری آف اسٹیٹ کے پاس ہے کہ آیا وہ ایکسیپشن آپ پہ اپلائی کرتے ہیں یا نہیں۔ اب بات یہ بھی آتی ہے کہ کیونکہ یہ ایکسیپشن پارٹ آف امیگریشن رولز ہیں، اگر آپ ان کو آپ کی نظر میں جسٹیفائی کرتے ہیں اور سیکریٹری اسٹیٹ آپ کو پھر بھی نہ بولتے ہیں تو پھر آپ اس ڈیسیجن کو کورٹ میں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو ایکسیپشن ہے یہ پارٹ آف امیگریشن رول ہے۔ تو وہی بات اینڈ میں آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا کیس ناٹ ٹو مچ کمپلیکیٹڈ، اگر اس حد تک کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ کو اس میں لیگل مشورے کی ضرورت ہے تو کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں جو آپ کو وہ ایکسیپشن بتا سکے، اور پھر آپ ٹرائی کریں کہ جب اپنا کیس ڈالیں سیٹلمنٹ کا تو اس ایکسیپشن کا حوالہ دیں کہ جی امیگریشن رول میں یہ ایکسیپشن ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میری اپلیکیشن اس کے اندر بیٹھتی ہے اور مجھے سیٹلمنٹ ملنا چاہیے۔ ہاں اگر پھر سیکریٹری آف اسٹیٹ آپ کو سیٹلمنٹ نہ دے تو آپ کے پاس یہ آپشن رہ جاتی ہے کہ آپ پھر کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ بٹ اس بات کا خیال رکھیں کہ کورٹ میں چیلنج اسی صورت میں کریں اگر کوئی ایرر آف لا ہے، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیس میں قانونی طور سے حق بنتا تھا کہ آپ کو ویزا دیا جائے اور سیکریٹری اسٹیٹ نے نہیں دیا، ادروائز انفارچونیٹلی آپ کو واپس جانا پڑے گا 2.5 سال کے ویزے پہ۔ ایک جنرل میں نے بات کی آپ سے، پلیز اس کو کیس اسپیسیفک مشورہ نہ سمجھیے گا۔ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ وعلیکم طارق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ طارق بھائی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے 2010 محافظ نے ایک لیٹر بھیجا تھا کہ ہم آپ کو لیو ٹو ریمین دیں سبجیکٹ سیکورٹی چیک، لیکن انہوں نے 2015 میں 3 ایئر لیو دی ہے جو 2018 میں نے اب کی ہے۔ جب میں 2018 میں اپلائی کیا تو میں نے انڈیفینٹ اپلائی کر دی۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ میرے 5 سال ہے نا وہ بھی اکاؤنٹ کریں، لیکن انہوں نے میری اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی۔ میں جوڈیشل ریویو میں چلا گیا تو پھر وہ انہوں نے مجھے بولا کہ آپ بیک اپ ہم آپ کو انڈیفینٹ دیتے ہیں، ہم آپ کے وہ 5 سال ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ مجھے انڈیفینٹ مل گئی تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس حساب سے میرے 10 سال پورے ہو گئے ہیں تو میں نیکسٹ اپلائی کر سکتا ہوں؟ مجھے ذرا یہ بتا دیں پلیز۔ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو انڈیفینٹ مل جائے، اگر آپ کی شادی کسی برٹش سٹیزن سے ہوئی ہے تو آپ امیجیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں نیچرلائزیشن کے لیے، ایز لانگ ایز 3 سال آپ اس ملک میں، اور اگر آپ منیمم 5 سال اس ملک میں ہیں تو پہلے انڈیفینٹ کے بعد آپ نے 1 سال ویٹ کرنا ہے اور پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیچرلائزیشن کے لیے۔ تو وہ جو جب آپ نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو وہ جو 10 سال کا پچھلا پیریڈ دیکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں وہ 10 سال اس ملک کے اندر ہوں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں سے جتنے بھی سال آپ اس ملک کے اندر ہیں، کیونکہ کچھ لوگ 6 سال ہیں، کچھ لوگ صرف 4 سال ہیں، کچھ لوگ 5 سال ہیں، 7 سال ہیں، تو اس پیریڈ کے دوران آپ نے اوور اسٹے نہ کیا ہو، اور باقی جو جنرل آپ کا کہہ رہے تھے جن کو ہم ٹرم میں کہتے ہیں گڈ کریکٹر ریکوائرمنٹس، وہ آپ کی ٹھیک ہو، تو ایز لانگ ایز اگر آپ اپنے پچھلے 10 سال دیکھتے ہیں نیچرلائزیشن اپلیکیشن سے، جو بھی اس میں ٹائم آپ نے یو کے میں گزارا ہے اس میں آپ نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، جو کہ سب سے کامن ہوتا ہے اوور اسٹے اینڈ ورکنگ وداؤٹ پرمیشن، تو پھر اینڈ آف کورس نان کسٹوڈیل سینٹینس وغیرہ بھی، تو پھر آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں نیشنلائزیشن کے لیے۔ تو مجھے تو بالکل آپ کے کیس کی باقی خبر نہیں ہے، لیکن دیٹ واز دا مین تھنگ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو 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 ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں طارق بھائی، مجھے دوست سے پوچھنا، میرا نام ہے قادر، میں انڈیا سے ہوں، جی اور قادم آپ اپنی آواز ٹی وی پہ نہ سنیں، اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں۔
बात ये है, मैं इंडिया से, मेरे पास ओवोइस पे हूँ मैं। हाँ, मैं ओवोइस पे हूँ और मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, और अगर मैंने इंग्लिश लड़की के साथ शादी की, वो कैसे कर सकता हूँ? ओके, और कोई सवाल? और कुछ नहीं है, दो का जवाब चाहिए, शुक्रिया। ओके, बड़ी मेहरबानी। देखिए, आपने मुझे बोला कि तारिक भाई मैं ओवरस्टेयर हूँ, और अगर मैं यहाँ किसी खातून से जो आपके बिकॉल इंग्लिश है, मीनिंग या ब्रिटिश होंगी या इंग्लिश खातून है, उनसे शादी करना चाहूँ तो क्या सिलसिला हो सकता है? देखिए जी, पहली बात है कि जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं शादी की अपनी इंटेंशन को रजिस्टर करने के लिए, तो रजिस्ट्रार ऑफिस आपसे बोलते हैं कि जी हमें आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए, या आप होम ऑफिस को बोलें कि हमें अगर आपका उनके पास आपका पासपोर्ट पड़ा है तो उसको सर्टिफाई करके दें। तो उसका जो हल होता है वो दो में से एक होते हैं। एक हल तो ये कि अगर आप अपनी एम्बेसी के पास जाके पासपोर्ट बनवा सकते हैं, बिकॉज एम्बेसी के पास जाके आप बताते हैं कि जी मेरी इंटेंशन है, मैं यहाँ फैमिली क्रिएट करके एप्लीकेशन डालूंगा, तो अगर एम्बेसी आपको पासपोर्ट देती है, एक्सीलेंट, आप वो पासपोर्ट ले जाके रजिस्ट्रार ऑफिस को दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका पासपोर्ट होम ऑफिस के पास है तो आप खुद या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होम ऑफिस को ख़त लिख सकते हैं ये बोल के कि जी पासपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी फ़लाँ रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भेजें, बिकॉज शादी के लिए उसकी ज़रूरत है। अब इसमें दो तीन इश्यूज़ हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला इशू ये है कि जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाके बताएंगे उनको कि जी मैं शादी करने लगा हूँ, तो जो नया कानून है वो ये है कि उनको होम ऑफिस को कुछ अर्सा पुराना ये कानून है, लेकिन उनको होम ऑफिस को ख़त लिखना पड़ता है और परमिशन लेनी पड़ती है कि आप शादी कर सकें। अब ज़ाहिर बात है कि अगर आप ओवरस्टे हैं, कभी कभी कुछ लोग ओवरस्टे होते हैं, होम ऑफिस को पता नहीं है कि आप कौन हैं, या कुछ लोग अब्सकॉन्ड किए होते हैं, भागे हुए होते हैं, तो ज़ाहिर बात है पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई ना कोई होम ऑफिस में एप्लीकेशन डाल लें। तो क्योंकि आपकी इंटेंशन ये है कि आप फ्यूचर में अपनी यहाँ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन बिल्कुल होम ऑफिस के पास डाल सकते हैं। तो उससे ये होगा कि कम से कम जब वो होम ऑफिस से राब्ता करेंगे ये बोलने के लिए कि आप शादी करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट होम ऑफिस के रिकॉर्ड्स में आपकी एप्लीकेशन आई होगी। इधर मैं एक और बात बता दूं कि सिर्फ शादी ही को पार्टनर नहीं बोलते। अगर आप 2 साल से एक रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उसको भी पार्टनर ही कंसिडर किया जाता है, उसको हम अनमैरिड पार्टनर बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं हम शादी के ऊपर। तो लेट्स से कि आपने एक एप्लीकेशन भी डाल दी, आपने किसी तरीके से पासपोर्ट भी हासिल कर लिया शादी करने के लिए, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन के लिए पासपोर्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, शादी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस हर हाल में पासपोर्ट चाहते हैं। और आपने किसी तरीके से शादी कर ली पासपोर्ट हासिल करके। अब एक और प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं बड़ा शौक में जाता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं जी हमने शादी कर ली, हमें वीज़ा मिलना चाहिए। ये बात नहीं है। अगर आप ओवरस्टेयर हैं और आप किसी तरीके से शादी कर लेते हैं या किसी ब्रिटिश खातून से या जिनके पास यहाँ स्टेटस है उनसे, तो फिर क्योंकि आप ओवरस्टेयर थे, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा होम ऑफिस को कि देयर आर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स, कि आप और आपकी वाइफ ये फैमिली लाइफ आपकी होम कंट्री में जाके एंजॉय नहीं कर सकते। अब मैं थोड़ा परेशान होता हूँ कि लोगों को ये भी समझ नहीं है कि इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है क्या चीज़। बिकॉज मुझे अक्सर लोग कहते हैं ओ जी हमने तो ये बोला था जी सारी ज़िंदगी वो इधर रही हैं तो जा नहीं सकती, तो बस जी इस वजह से हमें यहाँ से वीज़ा मिला जाए। नो, इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल बड़ी क्लियर कट होम ऑफिस ने गाइडेंस दी हुई है, और अगर आप किसी हाफ डिसेंट कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, वो आपका केस सुन के 5 मिनट में आपको बता देंगे कि आया आप और आपकी वाइफ के बीच में ऐसा इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है या नहीं कि आप वापस अपनी होम कंट्री में जाके रह सकते हैं या नहीं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके सुकून से मशवरा लें, बिकॉज 5-6 और सवाल हैं मिनिमम जो पूछने पड़ेंगे आपकी वाइफ के बारे में, फिर बंदा असेस कर सकता है कि आया इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल आपकी रिलेशनशिप में है या नहीं है। बिकॉज ये मैं बार बार बोलता हूँ कि लोगों को एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जी अगर शादी होगी तो हमें यहाँ से वीज़ा मिल जाएगा, जो ओवरस्टेयर्स होते हैं। ये बात नहीं है, आपको एक्सेप्शंस में से एक रूल को मीट करना पड़ता है। और अगर आप मेरे पुराने शो देखें, सालों से मैं ये बात बोल रहा हूँ, या रिलेशनशिप में बच्चा हो, चाहे वो स्टेप चाइल्ड हो या आपका अपना हो, एंड ब्रिटिश हो या क्वालिफाइंग चाइल्ड, ब्रिटिश हो या 7 साल से यहाँ रह रहा हो, या इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है इफ़ यू आर जस्ट अ कपल। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना होता है अपनी एप्लीकेशन में। अगर आप ओवरस्टेयर हैं और आपकी इंटेंशन है कि आप शादी करके यहाँ वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं।
थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum. जी. Yes, yeah, my question is, I've been living here for 16 years. I would like to move my mother, who's of retirement age, and I'm a citizen, here to live with us permanently. I wanted to know whether it was possible for her to try under the EEA new scheme, is that, and to be able to receive NHS treatment and be able to settle here. She's not able to work anymore. She's of retirement age. And what is your nationality? Okay, my nationality now is and British as well, as we have naturalized, I think, 10 years ago. So you're I've been living here for 16 years. So you're a British citizen, yes? I'm British citizen, yes. Yeah. All right. Thank you so much, ma'am, for your call. Now, the law in 2012 changed for the parents. My apologies. I've been told in my ear that we have to go on a break now. And now I want to give a peaceful answer to you, because I think it's very important you understand what are the requirements when you make an application for an adult dependent, in this instance, your parent. I think it's best that we go on a break. Then when we come back, I'll answer your question first, and then I'll take some additional calls, because I've been told in my ear that if I start off answering your question, we'll have to then cut off and go on a break. So इंशाल्लाह ताला हम ब्रेक पे जाने लगे हैं. ब्रेक पे वापस आके मैं सबसे पहले इनका जवाब दूंगा जो अपने पेरेंट के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद I'll take some more calls. So इंशाल्लाह ताला see you after the break. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है, और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. Welcome back to the show, Immigration with Tariq. Break pe jaane se pehle there was a phone call, and the lady wanted to find out that she has a mother overseas, and she wanted to sponsor her mom to come to the UK and live here permanently. Now, before I answer your question, there a little bit of, I think we have to fix a few things that people have it wrong with this application. First of all, there is no more the age limit of 65. You can call anybody who is your dependent. They're over 18, and your parents, grandparents, your sister, your brother, all fall into this category, because back in, I think it was 2012, July, the law changed. Prior to July 2012, if you had to sponsor your parents, they had to be over the age of 65, and they had to be financially dependent on you. In July 2012, that all changed. And the new visa category that came into existence is known as elderly, adult dependent relative. So your parents, grandparents, any brother, sister over the age of 18, they all fall into that category. Now, let's talk about parents. They are mainly, I think there are three main items that have to be covered in this application. I think there are four, but let's first talk about the key main three items. Number one, that due to age, ill health, or any other medical condition, your parent or parents are is unable to perform their day-to-day task. Now, what are your day-to-day tasks? Taking medication, looking after yourself, food, getting using the lavatory, and then also getting dressed. These are the basic necessities of life, or the basic living conditions of life people have to go through. So if they need assistance in that, they are unable to perform these tasks themselves, then they fall into that category. That's the first bit. The second is that there are no arrangements in the home country, so you cannot have the arrangement. It's either not affordable, or it's not feasible, or quite honestly, there are no people who could look after your parent for her well-being
to look after her well-being or to perform these tasks on her behalf. So sometimes parents, for example, we did a case where the lady was a mother and she was quite old and she didn't want to take medication from a nurse. And the daughter turned around over and said, I mean, there's clearly indication, the doctor also says that she's unhappy to take medication through people she doesn't know, so she needs people around her who love her, who are her family, and that's why I want her to be here. So there is an element of human rights there as well. And then the other thing after the second is that there are no other family members who can look after your parent. And obviously if you have sisters and you have brothers, but they have their own life and they have their jobs, they have their other commitments, they have their children, then obviously you could turn around and say that this is one of the reasons that I want her to be here. And finally you're able to accommodate them over here as the fourth one, and you have sufficient maintenance, meaning you can afford to keep them here so you're not on benefits yourself. Now the visa itself is a indefinite leave to enter, so that's a good news. You don't get 2.5-year visa and you keep extending. You straightforward get indefinite leave to enter. When they come here, they get indefinite leave to remain automatically. Of course, they have to go to a post office to collect their passport, the card, but that's what happens. The application is a bit expensive. It's almost 3,200 some pounds. And what I say to everybody from experience, get ready to fight the case in court. Because when you look at the immigration rule, it seems very straightforward. You look at the Home Office policy of 19 pages, seems very straightforward. When you read through the policy itself and you go through what evidence the Home Office requires for this application, very straightforward. When it comes to the medical condition, all they require is a report or a letter from a medical practitioner from your home country explaining the condition of your parent. So it seems quite straightforward, but experience tells me that sometimes, or most times, not sometimes, most of the time you end up getting a refusal and then you will have to challenge the decision in court. I do not know why the Home Office is doing that, because the policy itself is very clear cut, and if you provide each and every document from the policy, then technically there should be a grant of visa, because we're literally copying the evidence from what the Home Office required. But I've seen refusal letters where the Home Office was unhappy with the quality of evidence, or the entry clearance officer assumed certain facts and made their own assumption on those facts. And that led to the decision being unlawful when you challenged in court. So all I want to say to people who are looking forward or looking in the future to make application for the parents, I really in favor of people who apply for the parents, because I think as us from where we are, it's one of the things we should all be doing. And just be ready to appeal that decision in court if you're unhappy with the decision. So don't get disheartened, because a lot of people come to me and say, oh, it's a very expensive process. And then if it's refused, it's again expensive process that you have to end up going to court. So I think those are the costs you have to keep in mind. So thank you so much आपकी कॉल का, and I wish you all the best आपकी application के अंदर. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम अस्सलाम. सर भाई जी, पहले तो आज मैं आप लोगों की कंप्लेन करूंगा. लॉन्ग होल्ड के बाद जब लास्ट पे आते हैं तो कॉल ड्रॉप हो जाती है, और ये लास्ट 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है. सर जी मैं बड़ी माजरत ख्वाह करता हूँ, लेकिन उसका जवाब भी है मेरे पास, मैं दूंगा आपको, लेकिन आई एम वेरी सॉरी. जितना चैरिटी का काम करते हैं उसके लिए आप अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर. सर जी सारों को दे, आमीन आमीन. अभी हुक्म करिए सर. जी सर, मेरा सवाल यह है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज थोड़ा सा सुनने की जरूरत है इसमें. मेरा सर. हेलो सर, टीवी ना देखें सर, मुझसे बात कर लें फिर टीवी पे जवाब सुन लें. हेलो आदिल, ट्राई करें इनकी कॉल ना ड्रॉप हो यार. हेलो ओके मेरे ख्याल से आपकी कॉल ड्रॉप होगी. मैं एक छोटी सी अर्ज़ कर दूं, मुझे बहुत लोग नाराज़ होते हैं, पीछे यकीन करें आदिल और अनील बैठे होते हैं, वो भी मुझे कहते हैं तारिक भाई आप बहुत लंबा जवाब देते हैं. यकीन करें मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं 50 कॉल ले लूँ 1 घंटे के अंदर. मेरी तरफ से 2 भी अगर अच्छे किसी ने सवाल किए, मैं पूरी शो ही 2 कॉलों पे निपटा लूँगा. सो आई डू अपोलोजाइज़, क्योंकि मेरी आदत ये है कि अगर किसी ने कॉल किया है, टाइम दिया है मुझे, तो मैं भी फिर सुकून से उनको बताऊं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है. और अगर आप मेरे
जितने भी सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, चाहे रेडियो पे, टीवी पे, मेरी शुरू से आदत ही है कि मैं बड़े सुकून से जवाब देता हूँ। तो मैं उसकी वजह से काफ़ी लोग वेट करते हैं। यकीन करें मुझे इतना बुरा फ़ील होता है, अब मैं बात शुरू हो गया सारे कहेंगे, लेकिन यकीन करें अच्छा भी फ़ील होता है कि हम यहाँ शो ख़त्म करते हैं, मैं उनको खुदाफिज़ कहने अंदर जाता हूँ, लाइनें सारी भरी होती हैं। आई डू फील फॉर दैट कि मैं सारों की कॉल नहीं ले सकूँ। अगर आप मेरे शो देखें, मैं बड़ा बोलता भी हूँ, आई डू अपोलोजाइज़ फॉर दैट, बट एनीवे अगर आप वापस आए तो मैंने आदिल को कहा है कि प्लीज़ आपकी कॉल मुझे थ्रू कर दें। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी 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 बोलें, अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, मेरा नाम उमर है, मैं कैंट बात कर रहा हूँ। मैं यू नेशनल हूँ, जो मेरे पास सेटल स्टेटस भी है यूके में जी। और तकरीबन मुझे 1 साल उस पर हो चुका है पूरा। मगर रिसेंटली मुझे एक रिकॉर्ड के बारे में पता चला, CSI कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस के बारे में, जो कि सिटीजनशिप के लिए एक रिक्वायरमेंट। मैं यूके आया था एज अ वर्कर और मैं काम करता रहा हूँ पहले 2 साल, मगर मैं बीच में से 1 साल यूनिवर्सिटी, उस साल मैं पार्ट टाइम सेल्फ एम्प्लॉयड तो रहा हूँ, मगर उसके बाद मैंने जब डिग्री कंप्लीट किया फिर मैंने एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर ली। अब वो जो पार्ट टाइम था उसमें मैंने टैक्स भी फाइल किया और उसमें मैंने जो रेवेन्यू था वो इतना नहीं था कि उसके लिए क्लास 4 इंश्योरेंस होती है कोई इस तरह की। बहरहाल उसमें जो मेरा रेवेन्यू था कोई 10,000 वो मैंने शो किया। अब मसला ये है कि अगर मैं एप्लीकेशन अप्लाई करता हूँ सिटीजनशिप के लिए तो उसमें क्या डिफिकल्टीज मुझे आ सकती हैं और क्या वो वर्कर कंसिडर करेंगे या स्टूडेंट कंसिडर करेंगे? ऑलराइट। उमर, वेदर कैसा है कैंट में? चलेंगे उमर, मैं पूछना था कैंट में वेदर कैसा है। उमर, अब मैं आपको थोड़ा सा बात समझा दूं कि ये जो नेशनैलिटी एप्लीकेशन के अंदर EU के लिए उन्होंने स्पेशली बोला इंश्योरेंस का, पहले मैं आपको इसकी लॉजिक बता दूं। ये बात उमर आपको भी पता होगी कि जो EU सिटीजन्स इस मुल्क में 5 साल तक अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करते हैं उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाता है। और जारी बात है 5 साल ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने का मतलब है कि या वो एम्प्लॉयड हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या वो अगर जॉब सीकर पे हैं तो सिर्फ 6 महीने के लिए, और अगर वो स्टूडेंट हैं या सेल्फ सफिशेंट हैं तो उस पीरियड के लिए उनके पास कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स लोगों को जिनको 5 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलता है EU स्कीम के तहत या पुरानी स्कीम के तहत या सेटलमेंट स्कीम जो भी कर लें EU लॉ के अंडर, उन्होंने ये सारी रिक्वायरमेंट इन 5 साल के अंदर मीट की होती हैं। फिर वो 1 साल वेट करते हैं और 6ठे साल वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें। अब जब वो नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस ने कहा है कि हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे अगर आपने इस मुल्क के अंदर ये टाइम गुजारा है, एंड वी वांट टू मेक श्योर कि आपने उसमें कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो उनका कहने का ये मतलब है, कुछ लोग होते हैं जो EU सिटीजन इस मुल्क में 7 साल से रह रहे हैं लेकिन वो नेशनैलिटी कह रहा हूँ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन 5 साल के टाइम के ऊपर लेते हैं, यानी कि 2 साल का टाइम उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आप कोई भी कंटिन्यूसली 5 साल का पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं इंडेफिनिट के लिए EU लॉ के अंदर। तो जब आप जाएंगे नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए वो पूरा 7 साल का पीरियड देखेंगे। तो वो जो पहले 2 साल का पीरियड है जो आपने सेटलमेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, दे वांट टू नो कि उस 2 साल में आपने क्या कर रहे थे आप। अगर आप कहते हो उस 2 साल में मैं कोई काम नहीं कर रहा था, मैं सेल्फ सफिशेंट हूँ, फिर वो कह रहे हैं आपको कि अच्छा अगर आप सेल्फ सफिशेंट हैं हमें प्रूव करें कि आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि उस पीरियड का आपके साथ आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होनी चाहिए। सो आप वाली बात पे अब आ जाते हैं। पहली बात है, अगर आपने 5 साल की बेस पे इंडेफिनिट लिया तो जारी बात है उस 5 साल के अंदर कोई ऐसा पीरियड आपका नहीं होगा जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस की ज़रूरत हो, वरना आपको इंडेफिनिट भी इस तरह ना मिलता, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमने आपका रिकॉर्ड चेक किया है और आपका गैप आ रहा है तो हमें बताएं उस गैप के अंदर आपने क्या किया है। और अगर आप कहते हैं उस गैप के अंदर मैंने कोई काम नहीं किया, मैं सेल्फ सफिशेंट था या मैं फुल टाइम स्टूडेंट था, तो उन्होंने आपको बोला होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस हमें दें। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं मांगी तो इसका मतलब आपका कोई गैप नहीं और आपको तभी इंडेफिनिट मिला है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपको इस मुल्क में कितना साल हो गए। अगर आपको इस मुल्क में 6 साल, 7 साल, 8 साल हुए हैं तो जब आप नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन डालेंगे तो वो इस पूरे पीरियड को देखेंगे। 5 साल का तो एक ब्लॉक आपने बिल्कुल सेटिस्फाई उनको कर दिया है बिकॉज आपको इंडेफिनिट उसी वजह से मिला है। जो बाकी पीरियड आपने इस मुल्क में गुजारा है आपको उसमें भी प्रूव करना है कि आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे थे, और अगर आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे और आप सेल्फ सफिशेंट थे या फुल टाइम स्टूडेंट थे एज ए EU सिटीजन, तो फिर आपके पास उस वक्त कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस कवर होना चाहिए था बिकॉज वो उनकी रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड जो उन्होंने अब नेशनलाइजेशन के अंदर बोली है EU सिटीजन्स के लिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के, आई होप मैंने इसको थोड़ा
बेहतर तरीके से आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा हेल्पफुल लगे आपको। थैंक यू। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम सर। जी सर बेसिकली हम 2011 में मैरिड थे एज ए स्टूडेंट। मेरी वाइफ में डिपेंडेंट था। तो फिर हमने FLRO की एप्लीकेशन डाली थी क्योंकि हमारे बेटे के मेडिकल बिहाफ पे हमने जी। तो अपर ट्रिब्यूनल आकर ना हम अपील में के अंदर ही ना हम वीजा डालते रहे हैं, ना डिसकंटिन्यू किया है ना डिले किया है। तो अपर ट्रिब्यूनल से हमें डिस्क्रिप्शन लीव मिल गई थी, बड़ा डेढ़ साल के रूट पे डाल दिया था, 10 से 10 ईयर रूट के। जी ठीक है। अब मसला ये कि एक तो थोड़ा सा कंफर्म नहीं, कंफ्यूज है हम कि अब हम ILR अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, अगर उसको हम डिसकंटिन्यू नहीं है या ऐसा है। या दूसरा ये मैं पूछना चाहता था कि अगर SAR हम रिक्वेस्ट करते हैं होम ऑफिस को और उसमें हमारा पीरियड कंटिन्यू चला आ रहा है, तो फिर हम 2011 में या नेक्स्ट ईयर ILR अप्लाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? क्योंकि जब हमें वीजा मिला था वो था आउटसाइड द इमिग्रेशन लॉ। तो ये जो वर्ड है ये इसमें कोई मैटर है या क्या? बहुत कंफ्यूज है इस बारे। ऑलराइट, थैंक यू। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं हमेशा हर इंसान को ये बोलता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट है अपने लॉन्ग रेजिडेंस पे तो प्लीज़ SAR मंगवा लें अपनी सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट, बिकॉज उसमें काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी आपको। हाँ, मेरा ख़ुद तजर्बा है कि SAR में कभी कभी प्रॉपर डेट्स नहीं लिखी होती अपीलों की, तो वो आपको अलग से पता होनी चाहिए। दे आर वेरी क्रूशल, बिकॉज मैंने ख़ुद नोट किया कि कभी कभी SAR में अपीलों की डेटों में थोड़ी ख़राबी होती है। एप्लीकेशन की डेट्स में बहुत कम ख़राबी होती है बिकॉज वो रिकॉर्डेड होते हैं, लेकिन अपीलों की डेट में कभी कभी ख़राबी होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी अपीलें आपको पता हो कब कब की थी। देखिए, अगर आप 3C के अंदर है, मीनिंग आपने एक एप्लीकेशन डाली और वो वीज़ा जब आया आप अपीलों पे चले गए और वीज़ा ख़त्म हो गया, तो वो सारी अपीलें 3C के अंडर आती हैं और वो कोर्ट ऑफ अपील तक वो 3C के अंडर रहती हैं और फिर सेक्शन 113 पे चली जाती हैं, सी पे जो भी आई थिंक मुझे याद नहीं है, बट सेक्शन 113 पे फिर अपीलें चली जाती हैं कोर्ट ऑफ अपील में। वो सारा लॉफुल पीरियड होता है। लेकिन अगर अपर ट्राइब्यूनल में आपको कोई भी वीज़ा मिल जाए, चाहे ह्यूमन राइट्स पे मिले, आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल मिले, तो वो आप वापस 3C से आपको वीज़ा मिला है तो वो लीव कंटिन्यूड रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं इन थ्योरी बिल्कुल आपकी कंटिन्यूस लीव है, लेकिन बेहतर है कि आप SAR करें एंड फिर किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपने केस को एक दफ़ा डिस्कस कर लें। मुझे बताया जाता है अब हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है, अब हम ब्रेक पे जाते हैं। इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे वापस आके I'll take some more calls in the final session. So see you after. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम अफजाल चुगताई है जी। मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, इधर मैं UK में रहता हूँ। मुझे इंडेफिनेट मिला, लेकिन मेरा और मेरी वाइफ का इंग्लिश का कोर्स नहीं हो सकता। तो हम पाकिस्तान जा सकते हैं? किस तरह जा सकते हैं? समझा नहीं, आपके पास इनडेफिनेट है और आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं? पक्का यू मीन? जी, हमारे पास इंडेफिनेट है, तो इंग्लिश का कोर्स नहीं अगर हम कर सकते तो फिर कैसे जा सकते हैं पाकिस्तान? इंग्लिश के कोर्स से पाकिस्तान जाने का क्या ताल्लुक है अफजाल भाई? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि आपको पासपोर्ट होगा तो फिर जा सकते हैं। ओके अफजाल भाई, मैं समझ गया आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं अज्यूम करता हूँ अफजाल भाई, मेरे ख्याल से आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि
آپ اگر یہ ملک چھوڑ کے پاکستان چلے جائیں، ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس انڈیفینٹ ہے اور آپ 2 سال سے زیادہ اس ملک سے باہر رہتے ہیں تو ہوم آفس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ انڈیفینٹ آپ سے واپس لے سکتے ہیں. تو جہاں تک بات آتی ہے نیچرلائزیشن کی، پہلے تو میں انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے کے لیے اگر آپ کو انڈیفینٹ ملا ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے انگلش ٹیسٹ تو پاس کیا ہوگا، لیکن اگر نہیں بھی کیا ہے تو شاید آپ نے ایگزیمشن لی ہو، بیکاز قانون میں یہ اجازت ہے کہ اگر آپ کی کوئی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے ذہنی جس کی وجہ سے آپ انگلش کا ٹیسٹ نہیں دے سکتے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ لکھوانا ہے، اور وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ڈاکٹر کو آپ نے ایسے ہی نہیں بولنا، ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ وہ پرفارما اویلیبل ہے، وہ آپ نے فارم دینا ہے ڈاکٹر کو بھرنے کے لیے، اور اگر وہ بھر دے تو آپ کو معافی ہو سکتی ہے اور آپ کی وائف کو انگلش ٹیسٹ سے. بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ نے پھر انڈیفینٹ کیسے لیا، کیا وہ پرفارما کر کے معافی منگوائی تھی یا آپ نے انڈیفینٹ اسائلم کے تھرو لیا، تو پھر الگ بات ہے آپ کو انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی. تو آئی تھنک یہ چیزیں آپ ذرا کسی سے آرام سے پہلے پوچھ لیں تو وہ پھر آپ کو بتا دیں گے، لیکن دیر از قانون میں گنجائش ہے کہ اگر آپ انگلش ٹیسٹ نہیں دے سکتے تو آپ پھر بھی نیشنلٹی لے سکتے ہیں. اور میرے خیال سے میں یہی ازمپشن لے رہا ہوں کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ ہم چھوڑ باڑ کے سب کچھ پاکستان چلے جائیں. تو بہتر ہے نیشنلٹی کے لیے پہلے آپ اس راہ کو دیکھ لیں جو میں بھی آپ کو بول رہا ہوں، رستے کو، کہ آپ اپلائی کریں ایگزیمشن کے لیے انگلش ٹیسٹ سے جو ویور ہوتا ہے، جو میڈیکل ریزنز پہ آپ کو ڈاکٹر سے لکھوانا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. السلام. جی طارق صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. اوکے سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے فرسٹ ایکسٹینشن کے اپلائی کیا تھا FLRFP 7 ایئرس پہ لیو گرانٹ ہوئی تھی. جی ہم نے پہلے فی ویور اپلائی کیا تھا، وہ اپروو ہو گیا تھا، اس کے بعد اپلیکیشن ہم نے سبمٹ کر دی. تو ان کی ہمیں ای میل آئی تھی 4 ویکس پہلے کہ آپ بھائی بایو میٹرکس کے لیے آئیں، اور انہوں نے اس میں ہمیں آپشن دیا تھا کہ آپ ہمیں ڈاکومنٹس ای میل کر دیں، اگر آپ ای میل نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں پوسٹ کر دیں. جی تو میں نے ان کو ڈاکومنٹس پوسٹ کر دیے ہیں، لیکن میں نے پاسپورٹ اور بایو میٹرک نہیں بھیجا کیونکہ ہم نے اپوائنٹمنٹ پہ جانا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاسپورٹ لے کر آئیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ان کو ہم نے ڈاکومنٹس بائی پوسٹ بھیجے ہیں، جس سے کوئی اپلیکیشن میں پرابلم تو نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اوریجنل پاسپورٹ ریٹین کر لیا، ان کو نہیں دیا اور بایو میٹرک بھی نہیں دیا. دیکھیں ایز لانگ ایز آپ نے اپنی ایک کوشچن ہو رہا ہے. اوکے سوری ہاں بولیں. جی ایک کوشچن ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ ہم آلریڈی ان پہ تھے، ریکورس ٹو پبلک فنڈس پہ تھے، تو ہم نے فردر ان کو اس پہ لکھا کہ ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ چینج نہیں ہوئے، تو ہم نے ایویڈنس پہ لگایا اپنے 6 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ سب دیا کہ بھائی کائنڈلی فردر جو اپلیکیشن ہم نے سبمٹ کیا ہے اس میں ہمیں ریکورس ٹو پبلک فنڈ الاؤڈ کر دیں. تو کیا آج کل لینینسی شو کر رہے ہیں ہوم آفس؟ کیونکہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے چینج آف کنڈیشن کی اپلیکیشن کی. اوکے تھینک یو. یہ 2 کوشچن. اوکے تھینک یو. جہاں تک بات ہے ایز لانگ ایز آپ نے کاپی بھیجی ہے دیٹ شوڈ بی فائن، بیکاز جب آپ اپنے بایو میٹرک کے لیے جائیں گے تو وہ آپ ان کو وہاں دکھا سکتے ہیں اور آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو اسکین کر لیں، ادروائز وہ آپ سے دوبارہ مانگ لیں گے. بٹ ایز لانگ ایز آپ نے کاپی بھیجی ہے اپنے پاسپورٹ کی اینڈ کاپی بھیجی ہے بایو میٹرک کی جب آپ نے پوسٹ کیا، اگر نہیں بھیجی تو اسکین کر کے ای میل پہ بھجوا دیں. تو بیکاز ساری بات ہے آپ پہلے شاید اس لیے اتنے سارے ڈاکومنٹ اسکین نہ کر سکیں، بٹ پاسپورٹ اور وہ تو اسکین آپ سے تصویر لے کے ہی ہو جائے گا، اسکین بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسکینر پتہ نہیں لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں لائبریریز میں، آپ سمپل تصویر کھینچ کے اپنے فون سے ان کو ای میل کر دیں یہ چیزیں، دیٹ شوڈ بی فائن. اگر کوئی پرابلم ہوئی وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ریکورس ٹو پبلک فنڈ میں آج کل کافی لینینسی آئی ہوئی ہے اگر آپ اپلائی کریں، اور جب آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں اگر آلریڈی آپ کے پاس ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے تو ظاہری بات ہے وہ ریویو کرتے ہیں اس کو ایٹ دا پوائنٹ آف آپ کو فردر ایکسٹینشن دینے کے لیے. لیکن اگر آپ نے کورنگ لیٹر میں مینشن کیا ہوا ہے کہ حالات ہمارے امپروو نہیں ہوئے ہیں، اور ظاہری بات ہے فی ویور از اے ریکگنیشن آف دیٹ، تو ٹیکنیکلی ان کو نئے ویزے کے اوپر بھی آپ کو ریکورس ٹو پبلک فنڈ الاؤ کرنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے نہیں کرتے تو انفارچونیٹلی آپ کو واپس جا کے دوبارہ سے وہ اپلائی کرنا پڑے گا ریکورس ٹو پبلک فنڈ، اور پھر وہی پروسیس سب کچھ دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا. بٹ نارملی وہ دے دیتے ہیں اگر آپ کی ایکسٹینشن کے وقت آلریڈی ریکورس ٹو پبلک فنڈ آپ کے پاس ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہلو جی
जी तारिक भाई दोबारा लाइन मिल गई है यार, शुक्र ओ जी वेलकम बैक जी आपको। अब आराम से सुकून से अपना सवाल पूछें, टीवी पे बिल्कुल ध्यान ना दें। ना ड्रॉप हो जाए ना सब। जी राय मेरा जो स्टेटस है रेफ्यूजी सेटलमेंट्स पे है, ठीक है। और मैं पाकिस्तान क्योंकि नहीं जा सकता था और ना ही फ्यूचर में जा सकता हूँ, इसलिए, और मैंने शादी की थी और वो की है वो क्या वीडियो लिंक के जरिए, ठीक है, और क्योंकि मेरे पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो मैंने अप्लाई किए थे 4-5 महीने हो गए, वो भी ना मुझे इन्होंने रिफ्यूज किया, ना मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट भेजे, कुछ भी मुझे नहीं मिला, और मेरे पास कोई पेपर नहीं है जिस पे मैं ट्रैवल कर सकूं। लेकिन अब हमने शादी तो की है और कोरोना वायरस की वजह से अगर मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट भेज भी तो शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई नियरेस्ट कंट्री में हम लोग ट्रैवल करके चले जाएं, वो भी वहां से वहां आ जाएं, मैं भी वहां पे चला जाऊं, तो फिजिकली हम लोग वहां पे मुलाकात हमारी हो जाए, जो भी पिक्चर एविडेंस वगैरह है वो हम लोग बना सकें। लेकिन ये मुझे पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? क्या फियांसे वीजा में बगैर पाकिस्तान या किसी नियर कंट्री में गए हुए अप्लाई कर सकता हूँ? शादी तो हमारी जो है पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो गई है, वहाँ पे जो है नादरा में प्रॉपर रजिस्टर्ड है, सर्टिफिकेट भी उसका है। और दूसरी ये है कि जॉब इस महीने पिछले महीने में लॉस हो गई, उससे पहले मैं बिल्कुल मीट कर रहा था 18,600, बल्कि मैं 22,000 के करीब था। तो अब वो महीने से मेरी जॉब लॉस्ट हो गई है, तो अब इसका क्या होगा? और क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, फियांसे वीजे पे अप्लाई कर सकता हूँ या स्पाउस वीजे पे गैर वहाँ गए हुए? कोई ऐसा है होम ऑफिस के पास कोई सम के मैं अप्लाई कर सकूँ यहाँ से स्पाउस के लिए? 6 साल हो गए भाई, मैं यहाँ पे जो है ना अलोन जिंदगी गुजार रहा था और अकेला हूँ, ज़हनी तौर पे बहुत टेंशन है, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान जाने के लिए। तो प्लीज़ इसके लिए कोई रहनुमाई कर दे मेरी आप। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, पहले तो बहुत आसान है आपके लिए, आप चुप करके फियांसे वीज़ा अप्लाई करें। मुझे नहीं पता टेलीफोन पे वीडियो लिंक करके अगर आप शादी को रजिस्टर भी करते हैं तो प्रॉब्लम आपकी ये कि आप फिज़िकली प्रेजेंट नहीं थे पाकिस्तान के अंदर, और वो होम ऑफिस को थोड़ा उससे इशू होगा। तो रादर देन कि आप फिर बाद में उसकी अपीलें करें और फिर आपको बहुत मुसीबत हो, सबसे आसान तरीका है कि आप फियांसे वीज़ा उनके लिए अप्लाई कर दें जो अपेंडिक्स FM के अंदर आपको इजाज़त है अप्लाई करने की। तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ होगी पहली वाली। फियांसे वीज़े में इस बात की फ़िक्र ना करें कि आपको किसी और कंट्री से जाके अप्लाई करना है, आप इधर ही बैठें और आपकी जो फियांसे हैं वो अप्लाई करेंगी पाकिस्तान से। जहाँ तक बात आती है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की, तो होम ऑफिस ने एक पॉलिसी निकाली है कोविड की वजह से, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर कोविड की वजह से आप फर्लो के अंदर हैं तो हम 100% आपकी सैलरी कंसिडर करेंगे, और अगर कोविड की वजह से आपने किसी वजह से अपनी लॉस की है जॉब को, तो हम प्रीवियसली पीरियड को देखेंगे आपकी जॉब के लिए। तो क्योंकि प्रीवियसली पीरियड में आप पैसे पूरे कमा रहे थे, यू वुड बी फाइन एज़ फार एज़ होम ऑफिस की पॉलिसी का ताल्लुक है, बिकॉज आपको पॉलिसी साथ लगानी पड़ेगी, उनकी वेब पेज के ऊपर है। और जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है, इन मसले मसाइल में ना पड़ें कि वीडियो लिंक पे शादी की, नादरा पे रजिस्टर किया, बिकॉज फिजिकली यू वर नॉट देयर। आपके लिए बेहतर ये है कि आप फियांसे वीज़ा उनके लिए अप्लाई करें, और उसमें आपको किसी और कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं, आप इधर ही बैठें और वो अपनी एप्लीकेशन पाकिस्तान से डालेंगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके आप और भी जो बातें क्लेरिफाई करना चाहते हैं वो कर लें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर आपकी एप्लीकेशन के अंदर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, मैं इंडिया से आया हूँ यहाँ यूके में। जी जुबैर भाई। हाँ, मैंने अप्लाई किया था मास्टर कोर्स के लिए यहाँ पे 2 साल के लिए जी, और मेरे को वहाँ से बताया गया था कि आपको के मतलब 2 का कोर्स रहेगा और 2 साल का आपको PSW मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क। तो ये पोस्ट स्टडी वर्क मतलब हमारा ये 2 साल का मास्टर कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमको वीजा एक्सटेंड करना पड़ेगा? मतलब किस टाइप से ये रहेगा पोस्ट स्टडी वर्क हमारा, या कंपनी हमको हायर करे तभी ये मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता? ओके, और कोई सवाल आपका जुबैर भाई? और कोई सवाल आपका?
नहीं जी, यही सवाल है तारिक भाई। थैंक यू ज़ुबैर भाई। देखें, ये PSW वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, वो वाला दोबारा आ रहा है जो पहले ज़माने में होता था ज़ुबैर भाई, कि अगर आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री है तो आपको 2 साल का वीज़ा मिलता था PSW, उसमें किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती थी, आप उस 2 साल में जो मर्ज़ी काम करें। बिकॉज मकसद ये था कि इंसान जो पैसे स्पेंड किए हैं इतने महंगी यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, थोड़ी सी फ़ीस रिकवर हो जाए, एंड मोस्ट वैल्यूबल जो वर्क एक्सपीरियंस आपको हासिल हो सकता है यूके के अंदर, वो आपको मिल जाए। और फिर अच्छी बात होती थी कि PSW के बाद मार्केट लेबर टेस्ट नहीं होता था और अक्सर लोग वर्क परमिट पे भी शिफ्ट हो जाते थे। तो पहली बात तो ये कि PSW वही वाला वापस आ रहा है, तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने बताया है तो उसमें स्पॉन्सर की तो ज़रूरत नहीं होगी। आया आप PSW के अंदर आते हैं या नहीं आते, वो जब कानून आएगा हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इस वक्त पॉलिसी ये कहती है कि जिन लोगों ने इनटेक की है अपनी 2021 के अंदर, उनका कोर्स ख़त्म हो रहा है समर ऑफ 21 के बाद या उसके दौरान, वो सारे PSW में आएंगे। लेकिन जब इसका प्रॉपर कानून आएगा तो मैंने काफ़ी लोगों को कहा, उसके ऊपर मैं अलग सोशल मीडिया पे वीडियो भी लॉन्च कर दूंगा कि जी ये स्विचिंग रिक्वायरमेंट है, ये एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है और ये सब कुछ है। तो वो एक दफ़ा जब आएगा तो वील गेट इनटू दैट। लेकिन बॉटम लाइन है, आपका सवाल ये था कि स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी, द आंसर इज़ नो। जो पुराने PSW थे उसमें भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं थी, आप जाके जो मर्ज़ी काम कर सकते थे, अनलेस इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आए। वो जब लॉ बन के लिखा हुआ आएगा, पॉलिसी में नहीं होगा, वी कैन डिस्कस दैट, और मैं उसके ऊपर शो भी करूँगा और मैं बताऊँगा लोगों को। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा एक सवाल है सर, हम EU सिटीजन है, तो हम कितना अर्सा ये डिपेंडेंट के तौर पर आए थे यहाँ पे इंग्लैंड में जी, तो डिपेंडेंट के तौर पर आए थे, तो हम कितना अर्सा पाकिस्तान रह सकते हैं? अगर हम में से कोई बीमार हो जाता है, काम नहीं कर सकता, तो हम पब्लिक फंड ले सकते हैं? ओके देखें, जो EU सिटीजन्स हैं वो तो ट्रैवल के लिए बिल्कुल पाकिस्तान जा सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जो लोग जाते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जो EU ट्रीटी राइट के अंदर अपने आप को एक्सरसाइज करें, उसकी कंडीशन ये है कि EU ट्रीटी राइट को वो एक्सरसाइज करते रहें। अगर किसी वजह से उनकी एम्प्लॉयमेंट पे गैप 6 महीने से ज़्यादा आ जाता है तो वो फिर ट्रीटी राइट को ब्रेक समझते हैं, अनलेस वो जॉब सीकर अलाउंस ले रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाद में आपने सेटलमेंट हासिल करनी है, तो इस बात का ख्याल रखें कि आप फॉलो करें इस बात को कि ट्रीटी राइट आपके एक्सरसाइज होते रहें। छुट्टियों पे जा रहे हैं, दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर आप बिल्कुल माइग्रेट होके जाते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज एज ए EU सिटीज़न आपके लिए वो प्रॉब्लम है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो EU सेटलमेंट स्कीम है उसके अंदर उन्होंने ये बात बोली है कि जी अगर आप डिपेंडेंट है किसी EU के, अगर वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज बंद भी कर देता है करना, आपको इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि स्लाइटली डिफरेंट चीज़ है कंपेयर टू जो EU रेगुलेशंस थी इटसेल्फ। जो EU अपेंडिक्स EU है वो ज़रा डिफरेंट है इस लिहाज से। लेकिन देखिए, मैं हर बंदे को एक ही बात बोलता हूँ कि प्लीज़ अगर आप UK में रह रहे हैं तो UK ही में रहें, और विज़िट वगैरह पे जाते हैं वो जाएं, वो पूरी दुनिया जाती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे बताया जाता है कि अब हमारा टाइम इख्तिताम को आया है। थैंक यू सो मच, आप इस शो पे लॉग इन हुए आज, आपने देखा, आई होप आपको काफ़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन मिली हो। मैं हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और प्लीज़ सोशल मीडिया पे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उससे हौसला अफजाई होती है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात अगले हफ्ते होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।